पिछले दिनों भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश गए थे और उन्होंने वहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेला टनल का उद्घाटन किया था। उससे पूरे चीन में खलबली मच गई और वहाँ की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके स्पोक्स पर्सन सीनियर कर्नल ज़ैंग शियाओगैंग, उन्होंने ये कहा कि भारत के प्रधानमंत्री का अरुणाचल प्रदेश का जो दौरा है ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। अरुणाचल प्रदेश भारत का नहीं बल्कि चीन का है और भारत इस तरह की गतिविधियां करके शांति भंग कर रहा है। ये एक बहुत ही अजीब सी बात है कि चीन जो कि खुद 14 देशों से सीमा जोड़ता है लैंड की और 7 देशों से जोड़ता है अपनी मैरीटाइम बॉर्डर को, उन सब से इनका डिस्प्यूट है, लेकिन ये सबको इस तरह से ही झूठा बताता रहता है और केवल अपने को ही एक सच्चा और एक लॉफुल कंट्री बताता है जो कि सारे इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करता है। आप तो देखा होगा, मेरे को हंसी आ गई। इसी तरह से हर देश के निवासी को जो उनके साथ सीमा जोड़ते हैं और या उनसे तथाकथित रूप से परेशान हैं, उनको हंसी आ जाएगी इस झूठे और मक्कार देश जिसका नाम है चीन। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूं कमांडर संदीप धवन। वेलकम टू इनसाइटफुल नॉलेज। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया की, भारत की, जो है अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में एक लाइन आती है जिसे कहते हैं मैकमोहन लाइन, जिसको भारत में बड़े प्यार से मैकमोहन लाइन भी कहा जाता है, लेकिन ये मैकमोहन लाइन जो है ये इसका रियल नेम है। क्या है इसकी इंपॉर्टेंस, क्यों हम इसके बारे में बात करेंगे और इससे क्या क्या जुड़ा हुआ है उसके बारे में भी आने वाले कुछ समय में हम इससे बात करेंगे। लेकिन आज जो है ये हम सीमित रखेंगे केवल मैकमोहन लाइन से। तो मैकमोहन लाइन जो है ये 890 किलोमीटर लंबी है। ये शुरू होती है जहाँ पे भूटान, भारत और चीन का ट्राई जंक्शन है और चलती जाती है और आगे जाके बर्मा का या म्यांमार का जो बॉर्डर है वहाँ पे इस्सू राजी पार्क जो है उस पास पे जाके ये ख़त्म होती। तो इससे पहले कि हम हिस्ट्री में जाएं और उसके बारे में बात करें कि ये कहाँ से शुरू हुई मैकमोहन लाइन, पहले देख लेते हैं कि इसमें डिस्प्यूटेड एरियाज़ जो कि बहुत ज़्यादा उसके बारे में बात होती रहती है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्शन होता रहता है भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच। वो कौन कौन से एरियाज़ हैं? तो सबसे पहले इसमें एक एरिया आता है जो है एसाफिला। अब एसाफिला जो एरिया है ये 100 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र का है इसका। और 1962 की जो वॉर हुई थी भारत और चीन के बीच में, उसमें इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है इस एरिया का। फिर 2003 में भारतीय सेना की एक टुकड़ी जो कि छोटी सी थी, वो वहाँ पे जब पेट्रोलिंग के लिए गई थी तो उनको एक काफ़ी बड़ी टोली चीन की जो थी उसने घेर लिया। उसमें 20 से 25 सैनिक थे चीनी और उन्होंने भारतीय सैनिकों को डिसआर्म कर दिया। 2014 में भारत ने वहाँ पे चीनी सेना को रोका क्योंकि वहाँ पे एक इल्लीगल रोड बना रहे थे। और फिर 2018 में चीन ने भारत के ऊपर आरोप लगाया कि आप हमारे क्षेत्र में घुस रहे हैं, जहाँ हालांकि सच्चाई ये थी कि चीनी जो थे वो भारतीय एरिया में घुस रहे थे और भारतीय सेना ने उनको रोका था। अगला एरिया आता है तवांग का, जहाँ से 1962 की भारत चीन की जो लड़ाई थी, जो युद्ध था, वो शुरू हुआ था। ये लगभग 60 किलोमीटर्स साउथ में है नामखा चू के और बुमला पास के। 9 दिसंबर 2022 बहुत फेमस है क्योंकि उस समय भारत और चीन के बीच में एक
झड़प हुई थी और जिसमें भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को बहुत ही मज़े से पिटाई की थी। फिर आता है लॉन्गजियो, जो कि भारत के पास था, लेकिन जो 1962 की वॉर हुई थी, झड़प हुई थी, उसके बाद भारत ने वहाँ से विड्रॉ कर लिया था और उसके 10 किलोमीटर साउथ में आके अपनी पोस्ट बनाई थी। तो समझ लीजिए कि ये 890 किलोमीटर लंबा एक इंटरनेशनल बॉर्डर, जिसको भारत कहता है और चीन इसको डिस्प्यूटेड एरिया कहता है, जबकि भारत का तिब्बत के साथ जो बॉर्डर है वो 4057 किलोमीटर्स लॉन्ग है। और मैं तिब्बत इसलिए कहूँगा क्योंकि मैं नहीं मानता हूँ कि भारत कोई भी बॉर्डर चीन के साथ शेयर करता है। अब ये कहना कि भारत की गलतियां नहीं रही हैं इस मामले को सुलझाने में, वो भी गलत होगा, लेकिन उसके ऊपर बाद में आते हैं। पहले देखते हैं इसकी हिस्ट्री क्या है और कहां से शुरू हुआ और शिमला जो अग्रीमेंट है वो उससे कैसे जुड़ा हुआ है। तो 13 अक्टूबर 1913 में ब्रिटिश इंडिया के प्रतिनिधि, तिब्बत के प्रतिनिधि और चीन के प्रतिनिधि असेंबल हुए शिमला में, और जहां पे बातचीत शुरू हुई भारत और तिब्बत की जो सीमा है उसके बारे में। लेकिन काफ़ी समय तक जो रियल कॉन्फ्रेंस थी वो शुरू नहीं हो पाई, और रियल जो ओरिजिनल कॉन्फ्रेंस थी वो शुरू हुई लगभग 1 महीने बाद, नवंबर 1913 में। उसमें ब्रिटिश इंडिया की तरफ से कर्नल हेनरी मैकमहोन थे, तिब्बत की तरफ से वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे लोचन शस्त्रा वो थे, और चीन की तरफ से इवान चेन को भेजा गया था। आप लोगों के दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि चीन को भला बुलाया ही क्यों गया है। ये मामला जो था ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच में होना चाहिए था, क्योंकि तिब्बत जो था हालांकि वीक था लेकिन एक इंडिपेंडेंट कंट्री था, एक सॉवरेन कंट्री था। तो इसके बारे में हम आगे कभी बात करेंगे। आज केवल हम मैकमहोन लाइन से ही कनेक्शन रखते हैं। तो जैसे आपको मैंने बताया कि चीन की जो नीयत थी वो शुरू से ही ठीक नहीं थी। वो शुरू से ही इसमें ऑब्स्ट्रक्शन डालते आए, उसमें अलग अलग अपनी तकड़में करते रहे और ऐसे ऐसे रिडिकुलस अपने क्लेम्स करते रहे जिसको देख के कोई भी हंसेगा और उनको एक्चुअली कॉन्फ्रेंस के बाहर फेंक देना चाहिए था, लेकिन उसमें ब्रिटिश इंडिया की कुछ मजबूरी थी। तो ब्रिटिश इंडिया जो चाहता था वो चाहता था कि एक क्लियर कट प्रॉपर डिमार्केशन हो जाए भारत और तिब्बत के बीच में। बहरहाल मैकमहोन जो थे वो रेडी थे सरप्राइजेस के लिए, लेकिन इतने ज़्यादा सरप्राइज मिलेंगे उनको पता नहीं था। तो उन्होंने क्या प्रपोज किया, उन्होंने कहा कि तिब्बत को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक भाग होगा आउटर तिब्बत जो भारत की तरफ आता था, और एक होगा इनर तिब्बत जो कि जो एक्चुअल चीन की जो सीमा थी उसके पास में होगा। तो आउटर तिब्बत में लहासा होगा जो कि वहाँ की कैपिटल है, और ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होगा, ऑटोनमस होगा। जबकि जो इनर तिब्बत है जो शेजवान और यूनान से बॉर्डर शेयर करेगा, वो कुछ कुछ चीन के अंडर में आएगा। तो उन्होंने 2 लाइनें ड्रॉ की। एक थी रेड लाइन जो कि दर्शाती थी मैकमहोन लाइन जिसको हम आज जानते हैं, और एक थी ब्लू लाइन जो कि आउटर और इनर तिब्बत को डिवाइड करती थी। अब इसमें गौर करने वाली बात यह भी है कि तिब्बत जो है जो बहुत सही तरीके से उन्होंने उसको डिवाइड किया, क्योंकि जो इनर तिब्बत था उसमें जनरली जो आउटर तिब्बत और जो लहासा जो था उसका बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं था। वहाँ पे ट्राइबल्स रहते थे और वो ना तो लहासा की सुनते थे और ना ही चीन की सुनते थे। बहरहाल
5 महीने तक ये नेगोशिएशंस चलते रहे और फाइनली 11 मार्च 1914 को पहला ड्राफ्ट तैयार हुआ। चीन ने इमीडिएटली बिना कुछ बहुत ज़्यादा गौर किए उस ड्राफ्ट को खारिज कर दिया, रद्द कर दिया, कहा कि हम इसको नहीं मानते हैं। और जो इवान चेन थे वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने कहा मैं बीमार हो गया हूँ और उन्होंने 1.5 महीने तक अपनी शक्ल नहीं दिखाई। 27 अप्रैल 27 अप्रैल 1914 को फिर से एक ड्राफ्ट तैयार किया गया जिस पे इवान चेन ने फिर से कोई भी सिग्नेचर करने से मना कर दिया। लेकिन इस बार उनको सर मैकमहान ने धमकी दी कि अगर आप इसको साइन नहीं करेंगे तो हम आपको कॉन्फ्रेंस से बाहर फेंक देंगे और तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया केवल अपनी इस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाएंगे। इस प्रेशर के अंडर आके इवान चेन ने उसके ऊपर अपने इनिशियल्स किए, लेकिन आपको बताता हूं कि उसको आगे जाके चीन ने उस इनिशियल्स को भी खारिज कर दिया, रद्द कर दिया। इस तरह टाइम निकलता गया और फाइनली 3 जुलाई 1914 को सर हेनरी मैकमहान ने इवान चेन को कहा कि आप ये साइन करिए, अदरवाइज हम कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ा रहे हैं आपके बिना। इवान चेन ने रिफ्यूज़ किया ये साइन करने से और जो फाइनल जो ड्राफ्ट था उसको ब्रिटिश इंडिया के प्रतिनिधि मैकमहान ने और तिब्बत के प्राइम मिनिस्टर लोचन शस्त्रा ने साइन किया और जो एग्रीमेंट जो है हमारे पास है। और 4 अगस्त 1914 को शिमला कॉन्फ्रेंस कंक्लूड हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पूरी बातें उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि विद इन 1 मंथ ऑफ शिमला कॉन्फ्रेंस के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई और ब्रिटेन जो था उसमें पूरी तरह से कूद गया। मिड 1930s में ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्ट्री के एक ऑफिशियल थे ओलेफ कैरियो, उन्होंने ये फाइल्स और ये अग्रीमेंट डिग आउट किया जो कि 3 जुलाई 1914 में साइन हुआ था और उन्होंने तिब्बत को इसके बारे में दोबारा याद दिलाया कि ये साइन हुआ है और ये अग्रीमेंट है और तिब्बत ने इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। मज़े की बात ये भी है कि चीन ने इस कॉन्फ्रेंस के बाद कभी भी इस मुद्दे को नहीं उठाया जब तक कि वहाँ की नेशनलिस्ट गवर्नमेंट ने 1945 में इसके बारे में दोबारा बातचीत करनी शुरू नहीं की। तो मैं आपको बता रहा था कि कुछ भारतीय थे जो उन्होंने बहुत गलतियां की इसमें। तो इस समय भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात नहीं करूंगा, उनके बारे में आगे करूंगा बातें और बहुत सारी चीज़ें उजागर करूंगा। उस समय भारत के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जोआचिम अल्वा, उन्होंने एक बहुत ही अजीबो गरीब बात की 14th दलाई लामा को लेकर जो कि भारत में शरण ले रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर आप दलाई लामा को शरण दे रहे हैं तो चीन को पूरा हक है कि वो ऑब्जेक्ट करे उसी तरीके से जिस तरीके से कि शेख अब्दुल्ला अगर चीन में जाके शरण लेते हैं और आप उनको क्रिटिसाइज करेंगे। चाहे अल्वा साहब की बात सही हो, लेकिन ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में नहीं जाती थी, ये शायद वो भूल गए थे। इस पूरे मामले में तिब्बत की भी भूमिका जो है बहुत क्लियर नहीं थी। उन्होंने इस बात को माना कि मैकमहान लाइन जो है ये वैलिड लाइन है, लेकिन जब भारत ने 14 दलाई लामा को भारत में शरण दी तो उन्होंने आने के बाद कहा कि नहीं, जो मैकमहान लाइन है उसके नीचे के जितने भी एरियाज हैं ये तिब्बत के हैं। और इस और मामले में फिर से गौर करें तो देखें कि बड़े मज़े की बात, क्योंकि पूरा जो ये मैकमहान लाइन है ये डिवाइड की गई थी रिजेस के ऊपर। जो हाईएस्ट ऑफ द रिजेस हैं उसके उस तरफ की सीमा आपकी और उसके इस तरफ की साउथ की सीमा ब्रिटिश इंडिया की इस तरह से डिवाइड किया गया था। फिर भी मैकमहान ने उसमें एक तिब्बतन पिलग्रिमेज आता है जिसका नाम है मेगितून, उसको उन्होंने छोड़ दिया था
और उसके साउथ में 20 किलोमीटर तक चले गए थे मैकमहान लाइन को लेते हुए, और फिर उन्होंने रीड्रॉ किया था बॉर्डर। हालांकि जब फोर्सेस, इंडियन फोर्सेस जो थी, उन्होंने उस एरिया को भी कंटिन्यूसली ऑक्यूपाई किया, और 1962 की जो वॉर थी उसके बाद ही वो एरिया चीन के पास ट्रांसफर हुआ। एक तरह से देखा जाए तो चीन जो था वो पूरी मैकमहान लाइन को फॉलो करता हुआ क्लेम कर रहा था, लेकिन उसको ऑफिशियली मानने से भी इनकार कर रहा था। मजे की बात है कि वहां के जो प्रीमियर थे चीन के, झाओ एनलाई, उन्होंने भी इसके ऊपर बहुत क्लियर कट स्टेटमेंट दिया था। तो अप्रैल 1960 में झाओ एनलाई जो थे वो भारत आए थे यहाँ पे सीमा के विवाद के बारे में बातचीत करने के लिए, और यहाँ आने के बाद उन्होंने कहा था कि भारत और चीन एक फ्रेंडली नेबर हैं, और इसलिए हम जो हैं मानते हैं कि जो साउथ ऑफ मैकमहान लाइन जो है वो भारत का हिस्सा है, और हम उसको डिस्प्यूटेड नहीं मानते हैं। लेकिन जो वेस्टर्न सेक्टर है जहां पे अक्साई चिन आता है वो हम डिस्प्यूटेड मानते हैं, लेकिन भारत उसको मानने को तैयार नहीं है। तो अगर आप गौर करें कि इस तरह से चीन ने माना था कि जो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है वो डिस्प्यूटेड नहीं है, तो अगर वो डिस्प्यूटेड नहीं था तो उन्होंने उसको उस समय सॉर्ट आउट क्यों नहीं कर दिया, उसके ऊपर समझौता क्यों नहीं कर लिया, और अक्साई चिन के ऊपर बात आगे बढ़ाते रहते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप पूरा कंप्लीट हमें बातचीत करके दें, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। उसका मतलब क्या है कि जो हमने चोरी किया माल है वो हमारे पास है, और उसके बारे में हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन जो आपके पास रह गया है, जो हम चोरी करना चाहते हैं, उसके बारे में नेगोशिएशंस करेंगे। अब आपको मैं भारत के नहीं बल्कि बाहर के लोगों के बारे में बताता हूं जो कि मैकमहान लाइन के बारे में क्या राय रखते हैं। तो उसमें एक फ्रेंच एक्सप्लोरर थे जो कि जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा भ्रमण किया शिनजियांग में और तिब्बत में, और उनका मानना ये था कि जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ के लोग, उनका रहना सहना, उनकी बातचीत करी तरीका और उनके जो रीति रिवाज हैं वो तिब्बत से बिल्कुल अलग हैं, और ये किसी भी तरह से तिब्बत का हिस्सा कभी भी नहीं रहा है। फिर न्यू एटलस एंड कमर्शियल गैजेट ऑफ चाइना, उन्होंने एक मैप पब्लिश किया था जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पूरा मैकमहान लाइन को अलाइनमेंट दिखाता है, और दिखाता है कि इसके साउथ का जो एरिया है वो भारत का है। तो कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहूँगा कि यूएसए ने अपनी पोजीशन बहुत क्लियर रखी है मैकमहान लाइन और उसके साउथ में भारत का जो क्षेत्र है उसके बारे में, और उसके नॉर्थ के एरिया के बारे में। इनफैक्ट लास्ट ईयर वहाँ की सेनेट ने एक रेजोल्यूशन पास किया था, और जिसमें क्लियर कट कहा था कि मैकमहान लाइन जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर है भारत और चीन के बीच में। लेकिन 1962 की जो वॉर थी उस समय यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे कैनेडी, उन्होंने भी क्लियर कट इस लाइन को माना था, और उसमें सबसे बड़ा योगदान था उस समय के यूएस जो एम्बेसडर थे भारत में, जॉन केनेथ गैलब्रियथ। उन्होंने कहा था मैकमहान लाइन एक एक्सेप्टेड इंटरनेशनल लाइन है जो कि मॉडर्न तरीकों से बनाई गई है, और हम इसको भारत की नॉर्दर्न सीमा मानते हैं। उनके इस स्टेटमेंट ने ही यूएसए को फोर्स किया था इस लाइन को एक्सेप्ट करने का, और उसके बाद उनकी यही लाइन रही है। गौर करने वाली बात यह है कि जो भारतीय एंशिएंट बुक्स हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, उनमें हिमालय का नाम बहुत क्लियर कट दर्शाया गया है और उल्लेख किया गया है, लेकिन चीन की ऐसी कोई भी एंशिएंट ना तो बुक है, ना कि कोई फोकलोर या स्टोरी है जिसमें हिमालय का नाम लिया जाए।
तो इसका मतलब क्लियर कट है कि चीनियों को पता भी नहीं था कि हिमालय जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर मान भी लिया जाए कि यहाँ पे एक डिस्प्यूट है, तो वो डिस्प्यूट भारत और तिब्बत के बीच में है, ना कि भारत और चीन के बीच में है। ये बात भारत के राजनयिकों को, भारत के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनको बहुत क्लियर कट याद रखनी है। तो आई होप कि आज इस छोटे से कैप्सूल में आपको मैंने मैकमहान लाइन के बारे में और उसके कुछ पहलुओं क्लियर कट बताया हो। हालांकि ये एक बहुत ही बड़ा मामला है, बहुत ही संगीन मामला है, जिसके बारे में 110 साल से बातें चल रही हैं, लेकिन अभी तक नहीं सुलझा है। तो आई होप कि इस बातचीत से, इस एपिसोड से कुछ क्लैरिटी आपको मिली हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं कमांडर संदीप धवन।